हेलो दोस्तों। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग को देख रहे थे, जो कि अभी गांधी जी अफ्रीका में ही थे, तो उसके बीच में कुछ घटनाएं हुई और गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां करते हैं और जिसके पहले अध्यक्ष आगा खां हुए। और 1907 में सूरत फूट हो जाती है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल अलग हो गए। और 1909 में एक महत्वपूर्ण घटना मार्ले मिंटो सुधार होती है, जिसमें मिंटो वायसराय होते हैं और मार्ले भारत के सचिव होते हैं, जिसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है। और उसके बाद 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना होता है, लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या होता है कि नरम दल और गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक होकर काम करने पे सहमति जताते हैं। फिर 1916-17 में होम रूल आंदोलन होता है। यह आंदोलन आयरलैंड के तर्ज पर स्वशासन के उद्देश्य से चलाने की बात होती है, जिसके नेता थे एनी बेसेंट और तिलक, और एनी बेसेंट की तरफ से अध्यक्ष थे अरुंडले। और 1917 में अगस्त घोषणा होती है, जिसमें भारत सचिव मार्कटेंड्यू द्वारा स्वशासन संबंधी सुधारों का आश्वासन दिया जाता है। और इस अगस्त घोषणा से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चन और पूछते, जिसमें मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता, तो उसको हमने यहीं पे लिख दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, जिस समय वायसराय लिलिथगो थे। और अगस्त संकल्प 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था, और अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो के रूप में भी बोला गया था अगस्त संकल्प में। यह अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। तो 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की बात की जाती है, जिसमें मार्कटेंड्यू घोषणा के आधार पर था, और मार्कटेंड्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि 1915 में गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। शुरुआत में यह आश्रम गुजरात के कोचराव में था, लेकिन क्या हुआ कि 1917 में इसको साबरमती कर दिया गया आश्रम को। फिर 1915-16 में भारत भ्रमण महात्मा गांधी करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पे, जिसे गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, जो भारत में प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह की बात हम लोग आगे भी करेंगे, जब हम लोग बिहार पढ़ेंगे उसमें पूरे डिटेल में चंपारण सत्याग्रह को कवर करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और भारत में यह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, जो कि प्लेग बोनस के मांग पर हुआ था, और पहली बार भारत में भूख हड़ताल यही होता है। और उसके बाद की घटना हुआ था जो गांधी से रिलेटेड थे, खेरा सत्याग्रह। इसमें फसल बर्बाद होने पे किसान कर देने में असमर्थ हो गए थे, लेकिन फिर भी उससे कर वसूला जा रहा था, इसलिए यह आंदोलन चलाया। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह, इस तीनों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग इस डेट को याद रखिएगा, और इसे भी याद रखिए कि पहले चंपारण हुआ था, फिर हो गया था अहमदाबाद मिल मजदूर, और उसका खेरा सत्याग्रह। तो इस तरह आप तीनों को ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गलती आप लोग से ना हो। 1919 में रोलेट एक्ट, जो कि 18 मार्च को आया, इसमें कहा गया बिना किसी ट्रायल, बिना किसी न्यायिक समीक्षा के गिरफ्तारी की बात कहा गया, जिसे सिडनी रोलेट द्वारा लाया गया, और इसे काला कानून भी कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसमें एक नेता थे, 2 नेता थे, सैफुद्दीन और एक किचलू, जो जालियांवाला बाग में कुछ लोगों को एकत्रित करके अपना भाषण दे रहे थे। उसी बीच ये जनरल माइकल ओडायर था, जिसके ऑर्डर से जो पंजाब गवर्नर थे, गोली चला दिया गया और बहुत सारे लोग शहीद हो गए, जिसे 1940 में उधम सिंह ने लंदन में गोली मारे थे। उसके बाद जालियांवाला बाग के ही समीक्षा के लिए हंटर कमेटी का, और हंटर कमीशन भी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना होती है,
यह ब्रिटिश रूल के रिव्यू के लिए लाया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर ही हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट का उपाधि त्याग दिए थे। तो हम लोग जालियांवाला बाग पे भी बिल्कुल विस्तृत रूप से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी गांधी जी के बारे में देख रहे हैं, तो एक रिव्यू हम लोग इस पे भी कर लिए हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट पे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ये क्रम पूछा जाता है, रोलेट एक्ट कब आया, जालियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमीशन का, तो इस तीनों को आप लोग क्रम ध्यान रखिएगा। ये डेट बहुत और घटना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग 1920 के असहयोग आंदोलन को अब देखते हैं। यह पहला जनता आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था गांधी जी के द्वारा। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और दुर्भाग्य से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कांधा दिए थे शौकत अली और किचलू, और शोक गीत गाए थे हसरत मोहानी। अब इस आंदोलन का कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था खिलाफत का मुद्दा, जो खिलाफत आंदोलन है उसी का मुद्दा, और अन्य कारण में थे रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोनों अन्य कारण में थे। इस आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, जो बोले थे 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति। तो इससे पब्लिक के बीच में लगा कि सही में गांधी जी पे इतना विश्वास होता है, जिससे चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन और मजदूर मिल हड़ताल के बाद ये सब सफल होने के बाद आदमी को गांधी जी में विश्वास होने लगा था। और जब इन्होंने बोला कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया, तो लोगों को लगा कि सही में ये 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति हो ही जाएगी। और इस आंदोलन के विरोध भी कुछ नेता थे। इसके विरोध में कुछ नेता थे, जिसमें से थे मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट। और इस आंदोलन राष्ट्रीय मतलब असहयोग आंदोलन के लिए कुछ संगठन बना, जैसे सबसे पहली बात इसको कांग्रेस में पेश किया गया था सितंबर 1924 में। यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। मतलब इस सेशन में, कांग्रेस सेशन में असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। विचारधारा अहिंसा था, और इस समय कार्यक्रम चलाया गया था असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी को महत्व देना। ब्रिटिश का बहिष्कार जिसमें शामिल थे ब्रिटिश सामान, जिसमें कपड़ा, उससे जुड़े जैसे काम, ब्रिटिश का नमक वगैरह से शामिल था। शिक्षा संस्थान का बहिष्कार करना, मतलब ब्रिटिश सामान, शिक्षा और संस्थान का बहिष्कार करना था। और स्वदेशी का महत्व देना, जैसे स्वदेशी में कपड़ा हो गया, खादी कपड़ा का महत्व दीजिए, जिसको गांधी जी को हमेशा आप फोटो में देखते होंगे चरखा चलाते हुए, तो वही खादी वाला कपड़ा बुनते रहते थे। और राष्ट्रीय विद्यालय का महत्व देना, और लोगों की भागीदारी। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग जुड़े, और इस आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि यह आंदोलन अपने मुख्य लक्ष्य में असफल तो हुए, लेकिन सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। और यह आंदोलन का विचारधारा अहिंसा था, लेकिन चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, जो कि एक हिंसात्मक घटना हो गई। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी यह आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिसका निंदा डॉक्टर मुजे ने किया था। और फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं, और इनका कहना था कि हम ब्रिटिश का विरोध विधानसभाओं में भाग लेकर करेंगे, जिसमें ये लोग विट्ठल भाई पटेल को 1925 में जिताने में सफल रहते हैं, और वह 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हेडगेवार के द्वारा किया गया। सबसे पहले यह ताशकंद USSR उस समय, जो रूस के नाम से भी जाना था, बना था 1920 में।
और दूसरी पार्टी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी हुआ था 1925 में 1925 में हुआ था। और 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था और 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। 1927 में यह एक इम्पोर्टेंट घटना है। 1927 में साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ घटना हुई थी जिसे हम लोग देखते हैं, जिसका उद्देश्य था, साइमन कमीशन का उद्देश्य था भविष्य का संवैधानिक विकास। मुख्यतः 1935 के अधिनियम पर विचार विमर्श करने के लिए इसे लाया गया था। नवंबर 1927 में इसकी नियुक्ति होती है साइमन कमीशन की और 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचता है और भारतीयों द्वारा इसका भारी विरोध किया जाता है क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर लाहौर में आंदोलन होता है जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिन्हें लाठीचार्ज के दौरान घायल हो जाते हैं और आगे चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है। सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था। 28 में नेहरू रिपोर्ट आता है जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मुख्य विशेषता औपनिवेशिक स्वायत्तता की मांग और मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री मांग के कारण यह असफल हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने मोतीलाल नेहरू के डोमिनियन स्टेटस का भारी विरोध करते हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग इसी 14 सूत्री मांग में भी किया गया था और 1929 का लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे गलती से 30 हो गया है, 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और आप कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी अधिवेशन है उसके आप मतलब विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर कांग्रेस सेशन की वीडियो देख सकते हैं। उसमें सभी जितने भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है उसके पूरे व्याख्या के साथ उसमें हमने उसको देखा है। और गांधी जी को विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कौन क्या नाम दिए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम में इससे भी जुड़े प्रश्न देखने को हम लोग को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के समय कहे थे। इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जब 1942 में गठन किए थे तो रेडियो पर बोले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और गांधी जी को अर्धनंगा फकीर ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने कहा था। और 1 मैन बाउंड्री गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन कहे थे, जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे भारत के। और यह इसलिए कहा गया था कि आजादी के समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसे गांधी जी ने ही रोका था, इसीलिए उसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री कहा था। 1930 का सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना था, यह आंदोलन 2 बार हुआ। प्रथम चरण में 1930 से 31 और दूसरे चरण में 1931 से 34। इस आंदोलन का रिपोर्टिंग करने अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर आए हुए थे। और डांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, जो कि कुल अवधि 24 दिन का था। तो कभी कभी एग्जाम में दिन भी पूछ दिया जाता है कि किस दिन कुल कितने दिन चला था, तो 24 दिन। किस दिन शुरू हुआ था, तो 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू किया गया था। और नमक सत्याग्रह किस दिन शुरू हुआ था, तो ये 6 अप्रैल का हुआ था। तो पूछता है कि टोटल कितने दिन के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के बीच में कितने दिन का ड्यूरेशन था, तो वो होता है 24 दिन। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कितने दिन, मतलब दांडी मार्च से लेकर नमक सत्याग्रह के बीच में कितने दिन था, तो ये 24 दिन था। और यह यात्रा जो दांडी मार्च यात्रा है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये
मती से शुरू हुआ था और डांडी तक का यात्रा किए थे, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था डांडी यात्रा। और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जिसके नेता थे महात्मा गांधी, और अन्य नेता में आते हैं सरोजिनी नायडू और अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो हो गया आपको अब्दुल गफ्फार खान, और किन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था तो उसका भी हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। इसमें कुल 78 नेता शामिल थे, और जिसमें बिहार से गिरधरधारी चौधरी थे, केवल एक थे बिहार से, गिरधरधारी चौधरी। अब देखा जाता है ये एक इम्पोर्टेंट घटना थी कि रानी गौडिल्य द्वारा यह जियाल रंग आंदोलन चलाए। यह नागा जनजाति से थी, लेकिन इन्होंने आंदोलन मणिपुर में चलाया, और इनका विचारधारा अहिंसा था, और यह भी पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन किए थे, जिनका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की बात की गई थी, जिसके बाद वापस लेने के बाद गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, गांधी जी अपना रचनात्मक तरह के कार्यक्रम चलाने लगे थे, और इस पे हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन पैक्ट पे गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे, M.R. जयंकर और तेज बहादुर सप्रभु उस पे हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी बोला गया था, और इस पे विवाद भी था कि जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट में क्यों नहीं किए, तो इस सब लेके विवाद भी थे गांधी जी को। तो इसी गांधी इरविन पैक्ट में ही यह सब हुआ था। तो याद रखिएगा इसका इम्पोर्टेंट डेट कब हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। और इस पे हस्ताक्षर कौन किए थे, तो M.R. जयंकर और तेज बहादुर सप्रभु। और 1930-32 में गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन 3 चरण में होता है, पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो हुआ क्या कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और कांग्रेस के नेता के रूप में भाग लेते हैं गांधी जी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रभु। और हुआ कि गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, तो वह असफल क्यों रहे, तो उसका असफल रहने का प्रमुख कारण था दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। भीमराव अंबेडकर जी किए थे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि गांधी जी लंदन गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो किस जहाज से जा रहे थे, तो उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। इसको आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और गांधी जी के साथ वहाँ सरोजिनी नायडू गए थे, उनके साथ और भी कुछ अन्य नेता गए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे उसमें गए थे। तो और ईसाई का प्रतिनिधित्व KT पाल कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में। 1932 का रैमसे मैकडोनाल्ड घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत भी जिसे कहते हैं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग था इसमें। और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, और जिसके लिए वो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे यरवादा जेल में। तो उसके बाद की घटना है कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को। और किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर। पृथक निर्वाचन तो नहीं, पर दलितों को मतलब प्रांतीय विधानसभा में और केंद्रीय विधानसभा में हिस्सेदारी बढ़ी। तो केंद्रीय विधानसभा में 18% और प्रांतीय विधानसभा में 79 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी
का गठन करते हैं, जिसके महत्वपूर्ण नेता थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव ये अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। इसकी पहली बैठक पटना में हुआ और यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि युवा वर्ग को कम्युनिस्ट होने से रोका जाए। और उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है कुल 11 प्रांतों में, जिसमें से कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिलता है। तो जिसमें 5 प्रांत कौन था जिसमें उनको पूर्ण बहुमत मिला, जिसमें एक था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। तो आप लोग ये 5 प्रांत जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत किन प्रांतों में मिला तो था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। तो ये 5 था। और एक प्रांत में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था, जो था बम्बई, जिसे आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है। और 2 प्रांतों में सहयोग से सरकार बनाए थे कांग्रेस। तो जिसमें सहयोग से बनाया था वो था असम एंड पश्चिम बंगाल। तो आप लोग 5 प्रांत पूछेगा तो 5 प्रांत में हो गया संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। और लगभग पूर्ण बहुमत मिला था तो वो हो गया बम्बई। और सहयोग से किसमें मिला था तो सहयोग हो गया आपको असम एंड पश्चिम बंगाल। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इस सरकार का कुल कार्यकाल 28 महीना ही चला था और 8 राज्यों में से कांग्रेस एंड अलायंस का प्रभाव था। मतलब 5 यहाँ हो गया पूर्ण बहुमत, 1 हो गया आपको लगभग पूर्ण बहुमत और 2 हो गया आपको सहयोग से, तो कुल 8 हो गया। तो 8 राज्यों में कांग्रेस और अलायंस का प्रभाव रहा, जबकि 3 राज्यों में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी और यूनियन की सरकार रही, यूनियनिस्ट की सरकार रही। तो वो 3 प्रांत की कौन था जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तो वो था पंजाब, सिंध और बंगाल। पंजाब, सिंध और बंगाल, जैसे मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी और एक था यूनियनिस्ट। तो इन तीनों ने मिलके यहाँ पे सरकार बनाई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुआ था, जिसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया था, जिसका कांग्रेस विरोध किया और उसके बाद उसने अपना इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। तो यही हुआ 28 महीने बाद, तो यही है 28 महीने के बाद इस्तीफा दे देता है कांग्रेस मंत्रिमंडल से। उसकी इसी को मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिथगो द्वारा लाया गया था भविष्य में संवैधानिक सुधार करने के लिए, मतलब संवैधानिक सुधारों पर आधारित था अगस्त प्रस्ताव। तो इसका डेट याद रखिएगा, 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। इसका डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ बातें हैं जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन शुरू किया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। और पहले सत्याग्रही कौन थे, तो थे विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा भी पूछा था, थर्ड सत्याग्रही कौन थे, तो थर्ड सत्याग्रही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस तरह से 1942 में मार्च में क्रिप्स मिशन आया था, जिस क्रिप्स मिशन में भविष्य में संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था, जिसका मुख्य विशेषता था भारत में औपनिवेशिक स्वायत्तता। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कौन कहा था, तो उसको गांधी जी ने कहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने वर्धा में करो और मरो का नारा दिए थे।
8 अगस्त 1942 को, और यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया था। तो यह आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो यह हो गया 9 अगस्त को, और गांधी जी ने इसके लिए मतलब नारा कब दिए थे, करो या मरो का? तो ये 8 अगस्त को, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित हुआ था। ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में उस समय कांग्रेस का सेशन चल रहा था, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किए थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके समर्थन किए थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और वही उसके अगले दिन मतलब 8 अगस्त के आधी रात को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है, और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद कर दिया जाता है, और इसी तरह राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया जाता है। उसके बाद यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति प्रकृति से हो जाता है, मतलब इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, यह एक नेतृत्वहीन था। युवाओं के भागीदार के कारण यह स्वतः स्फूर्ति प्रकृति का आंदोलन हो जाता है। और इसके अन्य प्रसिद्ध नेता थे अरुणा आसफ अली और उषा मेहता, जिसने कांग्रेस का रेडियो चलाया था, और जयप्रकाश नारायण इसी समय आजाद दास्ता का गठन करते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जब जयप्रकाश नारायण को पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में आजाद दास्ता को देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ समानांतर सरकार भी बनी, जिसमें सत्तारा महाराष्ट्र में यह सबसे लंबे समय तक चली थी, यहाँ की समानांतर सरकारें। पश्चिम बंगाल में तामलुक में बना था, और यूपी में बलिया बना था, जिसके नेता थे चिट्टू पांडे। और अन्य संगठनों की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में क्या रही, तो उसको देखते हैं। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। और इस आंदोलन का भी रिपोर्ट करने अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर आए हुए थे। और इसी तरह सविनय अवज्ञा के समय कौन आया हुआ था? उस समय था वेब मिलर, और इस समय था लुई फिशर। तो याद रखिएगा, लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय और वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आए थे। तो 1942 पर क्रिप्स कहे थे कि यहाँ एक क्रांति होने जा रहा है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यह कथन किसका था? कभी कभी पूछा जाता है कि यह कथन किसका था, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है तथा हमें चले जाना चाहिए। तो यह क्रिप्स का कथन था, 1942 में दिए थे। उसके बाद की घटना थी 1942 में आज़ाद हिंद फौज। इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। और 1944 में राजगोपालाचारी सूत्र आया था कांग्रेस और लीग के बीच में समझौते के रूप में। उसके बाद हुआ था जून 1945 में वेवेल प्रस्ताव और शिमला समझौता, संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था, लेकिन यह असफल रहा। हम लोग देखते हैं कि 1946 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिसको क्रम में और मंथ वाइज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी डेट दिया जाता है और इसमें मंथ दे दिया जाता है। जैसे बोला जाएगा कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 फरवरी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1946 फरवरी, 1946 फरवरी को हुआ था रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। और 1946 के मार्च में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य भी थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो ये पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। यह संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था, संविधान सभा के बारे में इसमें बात की गई थी। 1946 को जुलाई, मतलब 1946 में जुलाई में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य थे, मतलब एक प्रतिनिधि था।
1946 में अगस्त में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। उसके बाद है 1946 में सितंबर में अंतरिम कैबिनेट सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और खाद्य और कृषि मंत्री थे सरदार राजेंद्र प्रसाद। तो खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। फिर उसके बाद देखते हैं 1947 के फरवरी में इटली घोषणा, मतलब उस समय इटली ब्रिटेन के पीएम थे और वह एक लेबर पार्टी से थे, जिसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक हम लोग भारत छोड़ देंगे। उसके बाद 1947 में 3 जून को माउंटबेटन प्लान आता है, जिसमें भारत के विभाजन और 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। और यह माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी और भारत विभाजन और 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित इस माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस एक्सेप्ट करता है दिल्ली के कांग्रेस सेशन में। अठारह जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद द्वारा संसद में पारित किया जाता है और 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना की जाती है और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मनाई जाती है। इस दिन नियति के साथ साक्षात्कार मिलन यानी ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में दिया गया। इस समय गांधी जी नोआखली में सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे। तो नियति के साथ साक्षात्कार मिलन भाषण जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में दिए थे और उसी समय गांधी जी नोआखली में सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई। मतलब नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मार देते हैं 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में, जिसके कारण गांधी जी की निधन हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। इस प्रकार हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी को देखे और उसमें विभिन्न सारे आंदोलन को भी देखे, जिसकी हम लोग विस्तृत अध्ययन अलग अलग आंदोलन में अच्छे से करेंगे। इसी तरह हम लोग ने गांधी जी के बारे में पूरा वीडियो देखा है, शुरू से लेके अंत तक 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें गांधी जी को पूरे कवर कर लिया गया है। धन्यवाद।